गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम क्लास 12th जो एनसीईआरटी की जो बुक है उससे ड्राइंग एंड पेंटिंग के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इसी से रिलेटिव क्वेश्चन है, आए दिन एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखें और साथ ही आप नोट्स बनाते हुए चलिए। आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक इकाई 2 मुगल और दक्षिण शैली के लघु चित्रों के बारे में हम बात करें। पहले तो हमें समझना होगा कि मुगल और दक्षिण शैली के लघु चित्र होते क्या हैं। एक तरह हम मुगल शैली की बात करें, एक तरह हम दक्षिण शैली से संबंधित जो चित्र बने हैं उनका जो समावेशी जो चित्र बने हैं, चाहे वो छोटे माध्यम में बड़े हो बड़े माध्यम हो, उनका जो समूचा संग्रह जहाँ पर होता है उन्हें लघु चित्रण कहा जाता है। ठीक है। अब यदि हम बात करें मुगल काल का प्रारंभ कब से कब तक रहा भारत में, ठीक है। अब मुगल काल का जो विस्तार हुआ जो भारत में, वो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य ये भारत में इसका विस्तार हुआ। यहाँ पर मुगल काल फला फूला और अपने पतन की तरफ भी यहीं से ये अग्रसर हुआ। यदि हम मुगल शैली की बात करें तो मुगल शैली के अंतर्गत जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम बात करें या उस पर अपने विचार रखें तो मुगल काल का विस्तार जो मुगल सल्तनत के इतिहास से ही क्या है शुरुआत होती है और मुगल सल्तनत पर ही इसका अंत भी हो जाता है। अब यदि हम बात करें जो मुगल काल का जो प्रथम शासक था, जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक के जो समय में भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक जो उत्थान पर्यटन का जो वास्तविक स्वरूप या तत्कालीन चित्रों पर स्पष्ट तौर पर हमें देखने को प्राप्त होता है। मेरा कहने का मतलब है, जब भारत में मुगल शैली का आगमन हुआ या उसकी जड़ें भारत में जमनी शुरू हुई, तब से वर्तमान समय की बात करूं तो उन पे मुगल शैली की कहीं ना कहीं छाप हमें देखने को प्राप्त होती है। अब मुगल शैली का जो संबंध है वो कला से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध मुगल शैली से है, क्योंकि मुगल शैली ही एक ऐसी शैली रही जहाँ पर चित्रकला अपने पूर्ण स्वभाव में या कहें स्वर्ण युग को प्राप्त होने में सफलता प्राप्त करी। और अब हम मुगल शैली के विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि मुगल शैली किस से कहते हैं, ये मुगल शैली कहाँ की है, क्या है, इस पे हम चर्चाएँ करेंगे। आप लोग इसे डीपली देखें। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करने का कष्ट करें। ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं मुगल शैली के शासकों के तौर पर। जो मुगल शैली का जो पहला जो शासक था वो बाबर था। अब हम यहाँ से बाबर के उत्थान और परिवर्तन से लेके हम चर्चाएँ करेंगे। तत्कालीन चित्रों पर हम बात करेंगे क्या उसमें कि मुगल शैली का प्रभाव किस प्रकार से दिखाए। अब हम यदि बात करें जो यह शैली थी, यह बाबर शैली के राजकाल में ईरान से भारत की तरफ अग्रसर हुई। अगर मैं बात करूं आपसे तो जो बाबर था, जो मुगल शैली का जो साम्राज्य का जो उदय हुआ था, बाबर के समय ही भारत में उदय हुआ था। अगर मैं बात करूं बाबर, तो बाबर ईरान से आया हुआ एक शासक था जिसने भारत में प्रविष्टियाँ हुमायूं के समय में इसका बीज बोया। जो इसका पुत्र हुमायूं था उसके समय इसका बीजारोपण हुआ। उसके बाद अकबर के राज्य में यह विकसित हुई। फिर जाके जहांगीर के समय में यह पूर्ण स्वभाव को अपने प्राप्त हुई, अपने पूर्ण स्वर्ण युग को प्राप्त हुई जहांगीर के समय। और समय की ऐसी धारा बही कि यह प्राय मुगल काल का अंत औरंगजेब तक ये होता हुआ चला गया। और इसी प्रकार से हम यदि बात करें 200 वर्ष पूर्व की बात करें या उससे पहले की यदि बात करें तो इसके अंतर्गत हमने क्या देखा, इसका जन्म, उत्थान, पतन, ये चीज़ें हमें देखने को प्राप्त हुई। और साथ ही जब ये समाप्त हुई
औरंगजेब के जब समय में ये अपने पतन की तरफ बढ़ी तो उसके पश्चात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आगमन हुआ। 16वीं शताब्दी में इनका आगमन हुआ। देखिए अब किस प्रकार से ब्रिटिश यहाँ पर आके अपना जो शासनकाल है किस प्रकार से ये अपने शासनकाल को आगे बढ़ाते। देखते देखते ब्रिटिश साम्राज्य के होते होते ये समाप्त होगी। अब ब्रिटिश साम्राज्य के उदय होने से पूर्व मुगल काल पूर्ण तरीके से समाप्ति की तरफ चला गया था। और यदि हम कहें, ये कहना भी हमें उचित रहेगा कि ये पूर्ण तरीके से वहाँ पर समाप्त हो चुकी थी। बच्चों यदि मैं बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आए परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास समय काफ़ी है तो हम क्या करते हैं, जो शॉर्ट नोट्स रहते हैं हमारे पास, हम धीरे धीरे उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। हम विस्तार से देख नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि विस्तार से यदि हम पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब है, कक्षा 12 की ये किताब है, यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। इतना आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि हम जब डीपली नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो समग्र अध्ययन है वो कहीं ना कहीं अछूता रह जाता है। हमें पूरी तरीके से इसको अध्ययन करना चाहिए। अब बात करते हैं मुगलकालीन चित्रों को दो प्रकार की शैलियों के मिश्रण से ये प्राप्त हुई। अब मैं बात करूं तो जो मुगल शैली का जो उदय हुआ, इसका जो उदय भारत में हुआ वो इन दो शैलियों के मिश्रण से ये हुआ। अब एक तरफ भारतीय शैली थी, जब बाबर भारत आया तो भारत में भारतीय शैली का उदय था, और ये ईरान से आया था तो कहीं ना कहीं ये अपने साथ जो ईरान के दो चित्रकारों को लेकर आया था, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का मिश्रण भारतीय शैलियों में देखने को मिला। अब इन दो शैलियों के जो मिश्रण से जिस शैली का निर्माण हुआ उसे मुगल शैली कहा जाता है। ये देखिए, इससे पूर्व मुगल शैली इसे नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि ये तो एक मुगल था, ईरान का एक नागरिक था जो भारत आया था। भारत आने पर जब ये इन दो कलाओं का समावेश हुआ, मिश्रण हुआ, तो मुगल शैली का जन्म हुआ, जिसमें चित्रों में उत्तम रेखा का समावेश देखने को मिला। साथ ही राजनीतिक मुगलों का आगमन क्रांतिकारी रहा, या फिर हम उसे कहते हैं उसे बढ़ चढ़कर क्रांतिकारी के संपर्क में कला का भी इस क्षेत्र में विकास हुआ। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं अब मुगल काल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मुगल काल में यदि बात करूं तो मुगल चित्रकला का जन्म, उसके उत्थान पतन मुगल साम्राज्य के जन्म के साथ उसके पतन में ही समाहित हो गया था। जो महान विजेता, यदि जिसे संहार तैमूर की जो 5वीं पीढ़ी थी ना, उसमें बाबर ने जन्म लिया था। बाबर ने अपने पूर्वजों से जो मिली जो कला विरासत थी, जो उसको धरोहर के तौर पर उसे जो अपने पूर्वजों से जो मिली थी, उसको सजोने की प्रयास करा उसके द्वारा। और इसी धरोहर के आधार पर जो बाबर को जो कला के क्षेत्र में जो अपने पूर्वजों से जो तोहफा मिला था, उसने इस धरोहर को एक आधार बनाकर भारत में मुगल साम्राज्य का या मुगल शैली का बीजारोपण किया। और भारत के मुगलों के आने से पहले चित्रकला को एक बड़ा आयाम इसके द्वारा दिया गया, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं मुगलकालीन चित्रकला का जो विकास की बात कर रहे हैं, इसमें जो बाबर का जो महत्व रहा, जो बाबर का जो स्थान रहा, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यदि मैं बाबर की बात करूं, ये समरकंद में समरकंद में जो तुर्की राज दरबार था, पश्चिम यदि मैं एशिया का जो सबसे बड़ा समग्र सांस्कृतिक केंद्र जो था, और जो भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापक के तौर पर बाबर को सांस्कृतिक धरोहर की विरासत के तौर पर उसको जन्मदाता के तौर पर भी जाना जाता है। और भारत में जो भव्य मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी का जो श्रेय जाता है, वो भी किसको जाता है? बाबर को जाता है। कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत में भव्य मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? आप ये कहोगे कि उसे बाबर ने रखी। अब हम बात करें, बाबर ने 1526 में
भारत में मुगल साम्राज्य का क्या किया, प्रारंभ किया। 1526 से ही ये मुगल काल का प्रारंभ भारत में हुआ। और यदि मैं बाबर की बात करूं तो बाबर के पिता क्या थे, एक तुर्क के शासक थे, ठीक है। और जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उस समय ये बहुत छोटी बाल्यावस्था थे, ये बहुत छोटी उम्र के थे। और जो संतनन काल होता है, या जो साम्राज्य की इनको क्या दे दी थी, जिम्मेदारी इन पर डाल दी गई थी। और इनको ये जिम्मेदारी निभाना बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि बाबर की यदि मैं बात करूं, बाबर उच्च कांक्षी व्यक्ति था, ठीक है। क्योंकि ये निरंतर संघर्ष करते हुए 1527 में बृहद भारत में ये इसने क्या किया, शासन अधिकार का एक मात्र स्वामी बन बैठा। जो अपने जो तुर्क में पिताजी की जब मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये संतनन की इसको जब जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं इसको ये लगा कि भैया मैं इस साम्राज्य से भी ज़्यादा का हकदार हूँ। तो इसने क्या करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का दिमागदार था और उच्च महत्वाकांक्षी वाला व्यक्ति था, ये इसने क्या करा, ये निरंतर संघर्षशील व्यक्ति रहा और ये निरंतर आगे को अपना कार्य को प्रारंभ करते हुए चलता रहा। और ये धीरे धीरे करके ये भारत में अपने जड़ें फैलाना शुरू कर दिया था। और ये निरंतर जब संघर्ष करते हुए जब भारत पहुंचा 1527 में, इसने क्या, वृद्ध भारत में अपना शासनाधिकार बनाने वाला एकमात्र स्वामी बन बैठा था। इसने एक ऐसा मुगल साम्राज्य का एक प्रतिनिधित्व बन गया था या प्रतीक बन गया था, जिसने भारत को अपने समावेश में रख लिया था। और बाबर की यदि मैं बात करूं तो ये कला के क्षेत्र में अपने जो पूर्वजों से इसे जो कला के तौर पर जो विरासत में मिली थी के रूप में, इसी ही वो विरासत के तौर पर मिली थी, एकमात्र ऐसा शख्स था। इसको यदि हम बात करें, बाबर को गद्य लेखन और कवि ही नहीं, इसको गद्य के क्षेत्र में भी इसे रुचि थी और गद्यांश लिखने की भी क्षेत्र में कविताएं भी ये चित्रित करता। एक कला पारखी तो था ही था, एक कला प्रेमी भी ये था, ठीक है। अब जब ये तुर्की में जब ये था तो तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी एक आत्म, जब तुर्की के अंतर्गत जब ये तुर्की से रिलेटिव था, तो जब ये भारत में आया, जब भारत में इसने अपना शासन आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तो इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी जो तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम था बाबर की आत्मचित्रण, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बाबर की जो आत्म कथा है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो वो उसका है तुर्की भाषा में लिखी गई। और उनके जो महान व्यक्ति का जो इसके अंतर्गत परिचय दिया गया है, बाबर ने अपने संस्कारों और बाबरनामा में जो इसने फारसी कला की जो विशेषताओं को दर्शाया है, उसके अंतर्गत जो इसका जो चित्रकार था बेहजाद, और उसकी आलेखनी शैलियों का भी इसने क्या किया, उसमें समीक्षा की है। और उस समय जो इसके जो चित्रकार था, देखिए जिस समय ये भारत आया था, ईरान से जब भारत आया था, तो भारत आते समय इसको दो चित्रकार मिल गए थे, जिसका नाम एक बेहजाद था। तो ये दो भाई थे। तो जब ये भारत को आए थे तो ये अपने साथ इसको लेके आया और ये अपने राज दरबार में इसने प्रमुख चित्रकार के तौर पर इसे रखा था। और इसके द्वारा बाबर के बहुत ढेर सारे चित्र बनाए गए थे। और ये क्योंकि ये ईरानी चित्रकार था, तो ईरानी प्लस जो भारतीय चित्रकला का जो समावेश था, इन दोनों शैलियों का मिश्रण करके इसने यहाँ पर मुगल शैली का निर्माण करा। और जब बाबर की जो आत्मकथा है उसमें बेहजाद की जो चित्रों का उल्लेख भी इसमें देखने को प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत ईरानी चित्रकारों में सबसे प्रसिद्ध जो था ये बेहजाद, उसको बाबर क्या करता था, बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और जब भारत आते समय इसने क्या करा, भारत आते हुए अपने जो कला प्रेम था, इसके कारण जो इसके अंदर जो कला के प्रति जो जिज्ञासु थी, जो एक प्यास थी, इसने अपने पुस्तक में बाबर को
क्या करा बाबर अपने वो पुस्तकों को अपना साथ लाया और उसके बाद उसने शाहनामा नामक एक चित्र पोथी का भी निर्माण किया। बाबर के जो संस्कारों की यदि बात करें, ये पढ़ा लिखा और विद्वान था, ठीक है। अब बात करें तो ये किस प्रकार की इसकी प्रकृति थी, ये प्रकृति के साथ इसका मोह था, साथ ही ये सौंदर्य के प्रति भी क्या था, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो और समावेशित रूप को ये जन्मजात ही था। और साथ ही यदि कला प्रेम इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा था। बाबर जब नव स्थापित जब राज्यों के साथ जब चित्रांकन करने के लिए जाता था तो वहाँ पर अधिक उन्नत जो चित्रकारी होती थी उस पर इसका ध्यान केंद्रित था। वह कभी ना कभी वो चीज़ कर पाया जो कि उच्च कला व्यायाम के क्षेत्र में इसने अपने पुत्र को ये चीज़ें विरासत में दी। जो इसका पुत्र था और हुमायूं के हाथों इसने अपनी जो पूरी विरासत थी उसको सौंप दी, ठीक है। अब बात करें हम तो मुगल कालीन, तो बाबर द्वारा जो मुगल साम्राज्य की स्थापना किए जाने के बाद जो स्थापत्य कला को एक नया आयाम दिया, एक नव युग का जो प्रारंभ हुआ, तो इस शैली को मुगल शैली स्थापित कला शैली कहा जाता है, या इसको इंडो पाक स्थापत्य शैली के नाम से भी जाता है, या फिर हम बात करें इंडो सारेसेनी स्थापत्य कला भी इसको कहा जाता है। इस शैली का जब संस्थापक जो था, मुगल शैली का जो संस्थापक था वो बाबर था। और इसी समय जो अपनी चरम सीमा पर जब ये मुगल काल पहुंचा, वहाँ पर जो शाहजहाँ के शासनकाल में ये स्वर्णकाल को प्राप्त हुई, और जिसके अंतर्गत तुर्क बाबरी का ग्रंथ का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उसकी जो कलात्मक रुचि थी उसका प्रभाव भी इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। जो बाबर द्वारा जो चित्रकला को बढ़ावा दिया गया था, जो उसके शासनकाल में चित्रकला को एक नवीन रूप प्रदान किया गया था, इस कारण जो मुगल शैली में बाबर शैली का एक उदय हुआ, या मुगल शैली का जो उदय हुआ उसमें फारसी, चीनी, बौद्ध कला का मिश्रण भी इसके अंदर हमें देखने को मिला था। बाबर ने अपने समय में ऐसे अनेक चित्रकारों की प्रशंसा की, अपने जो चित्रकार थे उनकी प्रशंसा के साथ साथ उनको अपना संरक्षण भी प्रदान किया, ठीक है। ये थी बाबर ने किस प्रकार से इस चित्रकला को आगे बढ़ाया, और जो चित्रकला के क्षेत्र में जो दोनों चीज़ों का मिश्रण जो देखने को मिल रहा है, ईरानी प्लस भारतीय जो चित्रकला का जो सबसे पहले जो मिश्रण जो जिस शैली का साथ हुआ था वो राजस्थानी शैली के साथ इसका मिश्रण हुआ था, ठीक है। अब हुमायूं के बारे में हम बात करें तो हुमायूं क्या था? हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा क्या था, पुत्र था। इसका जन्म यदि हम बात करें काबुल में हुआ था, 1508 में इसका जन्म हुआ, और उसने इतिहास, धर्म, साहित्य तथा काव्य की एक अच्छी योग्यता इसके अंतर्गत थी। जब ये 23 वर्ष की आयु में इसने दिल्ली के सिंहासन में जब बैठा, उस समय इसके पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब ये 27 वर्ष का था तब इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और हुमायूं की यदि हम जीवन काल के बारे में बात करें तो इसका जीवन काल संघर्षमय रहा। 1540 की बात करूं तो जब कन्नौज का युद्ध हो रहा था, जब शेरशाह के साथ जब हुमायूं पूर्णतः क्या हो गया, परास्त हो गया था, तो ये फिर हुमायूं दिल्ली से फिर अमरकोट, जहाँ सिंध के राजा के शरण में चला गया था, वहाँ शरण लेने के बाद ये 1542 में उसके जो पुत्र था, जो हुमायूं का जो पुत्र था अकबर, ठीक है, हुमायूं का पुत्र अकबर का जन्म हुआ, और सिंध से ये फिर भागकर हुमायूं ईरान पहुंच गया। जब ये ईरान पहुंचा, ईरान पहुंचने के पश्चात 1945 में जब काबुल से कंधार की तरह का अधिकार, जब ये क्षेत्र अधिकार कर लिया इसने, इसी बीच शेरशाह और उसके जो उत्तरदायी पुत्र जो सलीम शाह की जब मृत्यु हो चुकी थी, तो इस स्थिति का लाभ उठाकर क्या हुआ, एक प्रकार से जब शेरशाह सूरी ने जब इनको हरा दिया था, शेरशाह द्वारा जब इनको हरा दिया गया था, तो इसने क्या कहते हैं कंधार चला गया था, तो कंधार अमरकोट के राजा की शरण में चला गया था। तो वहीं पर इसका जो पुत्र का जन्म हुआ था 1542 में इसका पुत्र का जन्म अकबर का जन्म हुआ था। फिर यहाँ से ये भागकर
ये हुमायूं क्या हुआ, ईरान पहुंच गया। ईरान जब पहुंचा, ये 1945 में क्या हुआ, काबुल के रास्ते कंधार का ये क्षेत्र इसने अपने अधिकार में ले लिया था। और साथ ही जब इसको पता चला कि शेरशाह सूरी का पुत्र सलीम शाह की मृत्यु हो चुकी है, तो इस स्थिति का लाभ उठाकर इसने क्या करा, उस पर आक्रमण कर दिया। 1555 में इसने शेरशाह सूरी पर आक्रमण करा और पुनः वह जो हारा था इसने तो वो पुनः विजय प्राप्त कर ली। अब जब विजय प्राप्त कर ली तो इसका दबदबा पूरे भारतवर्ष में होना प्रारंभ हो गया था। अब बाद में यदि आप लोगों से करूँ हुमायूं की अभिरुचि के बारे में बात करूँ, इसकी क्या शौक थे, किस प्रकार से ये था, तो जो हुमायूं था उसकी कला में बहुत ज़्यादा रुचि थी, क्योंकि ये पुश्तैनी रूप से इसे मिली थी। और साथ ही उसे जो सिंहासन रूढ़ी यदि हम बात करें तो इसे राजनीतिक कठोर घटनाओं और चक्रों की अनेक कोमल कला प्रेमियों की यदि मैं बात करूं, ये भावनाओं की सहज झुलसता हुआ रेखाओं का और कलरों का इत्यादि चीज़ का इसे बहुत अच्छा ज्ञान था। जब ये 26 वर्ष का था तो ये बादशाह में जब ये बादशाह बना तो ये कभी भी चैन से ना रह सका, क्योंकि बंगाल के जो अफगान थे, शेरशाह से ये इन्होंने जो फारस में जो युद्ध हारा था के साथ इसने शरण ली थी। उसके बाद शाह सत्यमेव एक उच्च कोटि का जो कलाकार था हुमायूं का कला प्रेम पुनः जीवित हो उठा। उसने इस चीज़ को देखा, वो एक बड़ा अच्छा चित्रकार है यार, तो इसके अंतर्गत उसने अपने शरण में उसको लिया। तब वह 1 वर्ष के लिए क्या गया, ईरान चला गया। जब 1544 की यदि मैं बात करूँ, इसके लगभग जब वो काबुल से लौटा तो उसको जब लौटते समय उसको मार्ग में ख्वाजा अब्दुल रहमद और मीर सैयद अली, ये 2 क्या बोलते, उनकी भेंट हुमायूं से हुई। और जब ये हुमायूं से भेंट, इनको अपने साथ ये दिल्ली ले आया। और दिल्ली में स्थित दिल्ली को जब इसने संभाला, जब दिल्ली की गद्दी में बैठा, हुमायूं ने इन 2 जो कला प्रेमी थे या कलाविद जो थे, एक तो जो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सहमद, इन दोनों को इसने क्या करा, पूर्ण सम्मान के साथ इसे अपने राज्य में आमंत्रित किया और वहाँ इसको बड़े पदवी पर इनको बैठाया और वहाँ के चित्रकारी करना प्रारंभ इन्होंने कर दिया। क्योंकि ये ईरानी चित्रकार थे तो कहीं ना कहीं इनमें ईरानी और भारतीय चित्रकला का भी समावेश देखने को हमें मिलता है। हुमायूं की जब मृत्यु के बाद यदि गुणगाई की बात करें तो अकबर के दरबार में इन दोनों जो चित्रकार थे इनको सम्मान के साथ कला के तौर पर सर्जन कर दिया गया, इनको रखा गया। और यदि मैं हुमायूं की थोड़ी सी प्रकाश डालूं हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं के संबंध में कई विद्वानों ने ये भी कहा कि वो इतना कला प्रेमी शासक था कि युद्ध में भी अपने साथ चित्रकारों को ले जाया करता था। जब युद्ध होता था तो उस समय की भी चित्रकारी या अपने जो चित्रकार थे जो इसके दरबार में, उनसे चित्र बनवाता है। या मान लीजिए कोई वीर लड़ते हुए घोड़े में बैठे हैं या किसी का सिर उड़ाते हुए या इस प्रकार के दृश्यों का भी ये चित्रांकन करवाता था। और जिसमें ये जब ये छुट्टी में रहता था उस समय ये क्या करता था, जो इनके द्वारा जो कलाएं बनाई थी उनको देखकर अपनी कला की जो अभिरुचि थी इसके अंतर्गत उसको क्या करता था, ये संतुष्ट करता था। बाबर और हुमायूं की यदि मैं बात करूं, इन्होंने अपने जो शासन में अधिकांश समय निर्वासित होकर, मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्त होकर बिताया। और साथ ही इनके द्वारा कला के क्षेत्र में ऐसा कोई रूप नहीं था जो इन्होंने नहीं बनाया। कला का हर पहलू को इनके द्वारा उत्कीर्ण किया गया और इनके द्वारा वो चीज़ को बनाया गया। क्योंकि मुगल काल का जो बहुत बड़ा जो उदय माना जाता है, ये मुगल शैली का जो उदय
बाबर और हुमायूं के ही आधार पर होती। अगर हम बात करें कि मुग़ल शैली का संस्थापक कौन था, तो वो बाबर था। और मुग़ल शैली की नींव किसने रखी? देखो, संस्थापक था आपका बाबर, और मुग़ल शैली की जो नींव रखी थी वो रखी थी आपके हुमायूं ने रखी थी। कभी समटाइम कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मुग़ल काल की नींव किसने रखी? तो मुग़ल काल की जो नींव रखी थी वो रखी थी आपके ये बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा वो रखी गई थी। ठीक है, अब मैं थोड़ा से मुग़ल चित्रकला की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि मुग़ल काल की चित्रकला की क्या विशेषताएं रहीं। यदि मैं भारतीय चित्रकला के निर्माण और विकास में मुग़ल शैली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। अब भारतीय चित्रकला को जो एक स्वर्ण काल की जो प्राप्त हुई, वो बिना मुग़ल शैली के उस काल को प्राप्त होने में इसे बरसों लग जाते, उसके बिना ये अधूरी रहती, क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति के साथ इसका जो मिश्रण हुआ था, और जो मुग़ल साम्राज्यों जो सम्राट थे उनके द्वारा भारतीय चित्रकला को एक अर्थ से फर्श तक पहुंचाने का श्रेय मुग़ल सम्राटों को जाता है। क्योंकि मुग़ल सम्राटों के अंतर्गत कला प्रेम की एक अग्नि उत्तेजित थी। उनके उल्लेख में, उनके आत्म चरित्रों में, यदि मैं बात करूं उनके आत्म जो चित्रांकन किया गया है उनके द्वारा, उनमें भी इन प्रसंगों का उल्लेख मिलता है कि भारतीय चित्रकला को मुग़लों द्वारा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया गया। उसके क्षेत्र में इन्हें जो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो निर्माण देखने को मिले, ये मुग़ल काल के अंतर्गत ही देखने को मिले। अब यदि मैं बात करूं, जो कला प्रेमी जो मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने भारत की जो पुरातन कला को सुरक्षा प्रदान करी। सर्वप्रथम तो ये आता है कि कभी क्वेश्चन आ जाएगी, मुग़ल सम्राटों द्वारा किस कला को संरक्षण प्रदान किया गया? वो भारतीय चित्रकला को उनके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। भारतीय चित्रकला में यदि हम साहित्य की बात करें, या लोक कृतियों की बात करें, या उनके अनुवाद की बात करें, या फिर उनके दृष्टांकन की बात करें, या फिर ये सारी देन मुग़लों की देन है, जिससे भारतीय चित्रकला का एक नया युग प्रारंभ हुआ। मुग़लों की यह स्थायी देन भारतीय इतिहास में क्या थी, अग्रणी थी या स्मरणीय रही है, क्योंकि जो ये देन मुग़लों द्वारा भारतीय चित्रकला को दी गई वो अद्वितीय है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अब मुग़लों की जो यदि मैं बात करूँ, मुग़लों की जो कठोर और सुंदर पृष्ठांकन करने की जो इच्छा थी, या उनकी पृष्ठभूमि थी, और उस पृष्ठभूमि पर ही राजपूत शैली के विद्वानों को लेकर पहाड़ी, यदि हम बात करें पहाड़ी शैली की, और ये विभिन्न उसकी जो उपशैलियाँ हैं, उनका भी जन्म मुग़ल शैली के ही बदौलत से हुआ था। और भारतीय चित्रकला को एक नया क्या मिला, आलोक मिला, मतलब एक नया आयाम मिला, मतलब एक नई दिशा मिली। और साथ ही यदि मैं बात करूं, पहाड़ी शैली का भी जो जीवंत तत्व जो राजपूत शैली से मिलता है, और इसका निर्माण यदि मैं बात करूं, जो लोकप्रियता जो मुग़ल शैली के अंतर्गत जो प्राप्त हुई, पहाड़ी शैली के निर्माण और उत्थान में भी इसका श्रेय मुग़ल दरबार के जो शासक थे या कलाकार थे उनको ही दिया जाता है। क्योंकि इनके द्वारा जो किया गया था, इस्लाम धर्म के चित्रों को अंकन करना हो, या परंपरावादी रूढ़ियों को कठोर आधार पर अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें रहीं मुग़ल शासकों के मध्य, या व्यक्तिगत रूप से यदि मैं बात करूं, या विभिन्न कला विद्वानों की जो बारीकियां थी ना, तो वो चीज़ें सारी इन शैलियों के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि इनके द्वारा जो मुग़ल सम्राट थे, उनके द्वारा बड़े बड़े चित्रशालाओं का निर्माण किया गया था, जहाँ पर बैठ के क्या करते थे, चित्रकार अपना अभ्यास किया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिला, जो इस्लामी कला थी उसके प्रति लोगों का क्या कड़वाहट पैदा हुई, और उसके जो कड़वाहट पैदा होने के पश्चात क्या हुआ, उसमें एक तालमेल बैठा, जो तालमेल बैठने के बाद जो आधुनिक चित्रकला का जो निर्माण हुआ, ये इसी के मध्य से हुआ। और जो मुग़ल सम्राट थे ना, उनके संघर्ष में भारतीय कला को एक विशेषता प्राप्त हुई, और एक नई शैली के रूप में इस शैली का निर्माण हुआ, स्थापत्य हुई। यदि मैं बात मुग़ल शैली के अंतर्गत क्या हुआ था, नारी चित्रांकन किया गया था, या तो कठोर थी, जो रेखाएं थी अनुशासनबद्ध थी, और क्या थी, एक अंकन के तौर पर उनको चित्रांकन किया गया था। यदि मैं बात करूं विशालता की बात करूं, या उसकी प्रदर्शन की बात करूं, ये चीज़ें सारी हमें कहाँ देखने को मिली, ये मुग़ल शैली के अंतर्गत देखने को मिली।
इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं प्रकृति चित्रण की बात करूं, या शिकार के दृश्यों की बात करूं, या दरबारी चित्रण की बात करूं, या वस्तु चित्रण की बात करूं, या प्रकृति चित्रण की बात करूं, या पुष्प चित्रांकन की बात करूं, या पशु पक्षी चित्रांकन की बात करूं, ये मुगल शैली के ही अंतर्गत ये चीज़ें हुई। मुगल शैली की ही ये सारी चीज़ें ये देन थी। और यदि जो घटनाएं थी, यदि हम प्राकृतिक तौर पर बात करूँ या यथार्थ तौर पर यदि मैं बात करूँ, तो सारी चीज़ें हमें देखने को जो मिली मुगल शैली के अंतर्गत देखने को मिली। मुगल शैली का सबसे बड़ा रोल मॉडल जो रहा वो भारतीय चित्रकला को उभारने में रहा। अब यदि मैं बात करूँ मुगल शैली की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, तो उन महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत जो हमें देखने को मिलता है मुगल शैली की जो वस्तु विशेषताएं होती हैं, पहली तो होती है मुगल शैली के अंतर्गत जैसे विषय वस्तु है जो प्रमुख रहती है, उसके बाद व्यक्ति चित्रण है, फिर चरित्र चित्रण होता है, फिर लेखन युक्ति होती है, फिर अलंकृत हाशिए होते हैं, फिर रेखाएं होती हैं, फिर वर्ण होता है, फिर छाया प्रकाश का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये चीज़ें इसमें दिखाई जाती है। फिर प्रकृति चित्रण की बात करेंगे हम इसके अंतर्गत, फिर पशु पक्षियों का चित्रांकन इसके अंतर्गत है। यदि मैं बात करूं जो मुगल शैली का जो सर्वाधिक जो चित्र हमें जो देखने को मिलते हैं वो आखिर और यात्रा चित्रों का हमें इसके अंतर्गत समावेश देखने को मिलता है। और रात्रिकालीन का जो दृश्य है होता है वो भी इसके अंतर्गत मुगल शैली के अंतर्गत ही ये देखने को परिप्रेक्ष्य का होता है। आलेखन की यदि मैं बात करूँ और या वेशभूषा या आभूषणों की बात करूँ या हस्त मुद्राओं की बात करूँ या भवन निर्माण की बात करूँ, ये सारी चीज़ें क्या थी मुगल शैली की ही देन थी। यदि मैं बात करूं विषय वस्तु की मुगल शैली के अंतर्गत, तो विषय वस्तु के अंतर्गत मुगल शैली में मुगल बादशाहों ने जो अपनी पुस्तकों या संग्रहों की यदि मैं बात करूं, उन्होंने क्या इसमें अपनी अत्यधिक रुचि दिखाई। क्योंकि विषय वस्तु की हम बात करें तो इन जो बादशाह थे, जो शाही पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है, शाही पुस्तकालयों का निर्माण किया, जो पुस्तकों का चरित्रण इनके द्वारा किया गया था और जो ये चित्रांकन किया गया था इसमें जो उसके जो दरबार के जो मुगल काल के जो दरबार के जो मोस्ट टॉप कलाकार थे उनके द्वारा इन चित्रकारों को आश्रय दिया गया और उनके द्वारा इन चित्रों को बनाया गया। साथ ही उनके द्वारा पुस्तकों या पोथियों से संबंधित क्या वो चित्रों की रचना की गई, कविताओं की रचना की गई, कथाओं की रचना की गई। और इसमें अगर मैं बात करूं मुगल काल में जो सर्वाधिक जो चित्र बने हैं वो कविताओं पर आधारित और कथाओं पर आधारित चित्र बने हैं सबसे ज़्यादा। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारतीय चित्रकला के अंतर्गत धार्मिक साहित्यिक पोथियों के चित्रण भी बनाए गए हैं। यदि मैं अकबर कालीन की बात करूं तो अकबर कालीन के अंतर्गत क्या हुए चित्रों में चित्रों के अंतर्गत जो ग्रंथों का जो ग्रंथ बनने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वो विश्व प्रसिद्ध रहा। ऐसा कहीं देखने को प्राप्त नहीं होता है जो मुगल ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो हमें देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात करूं या चित्रों के बारे में बात करूं, ये सारी चीज़ें जो मुगल काल के अंतर्गत जो विषय वस्तु होती है उसके अंतर्गत समावेशित होती हैं, जिसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि मुगल चित्रों का जो विषय रहा जो बखूबी तरीके से उन्होंने जो उसको निभाया, उसके अंदर दरबारी शान शौकत की चीज़ें रही। जो सम्राट थे, जो बादशाह थे, उनकी रुचियों पे भी ध्यान रखा गया और सभी चित्रण मतलब हूबहू चित्रांकन करने की। इसमें धर्म के अंतर्गत जो धार्मिक चित्रों का भी इसके अंदर चित्रांकन किया गया। नायक और नायिका भेद का भी चित्रांकन किया। राज तरंगिणी की भी इसमें चित्रांकन किया। जनजीवन की भी इसमें चित्रांकन इत्यादि विषयों का क्या होता है मुगल चित्रकला में स्थान इन चीज़ों को मिला। ठीक है, अब मैं समटाइम यदि मैं बात करूं जब मुगल काल के जो समय की बात करूं तो उसमें चित्रकला का जो तकनीकी विशालता और वैभवता की बात करूं, इसमें राजकीय जीवन की क्या मिलती थी झलकें इसके अंतर्गत इन चित्रों के अंतर्गत हमें देखने को मिलती थी। चित्रों का जो मूल विषय रहा था, समटाइम कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि पेपरों में कि मुगल काल का जो प्रमुख विषय जो रहा उनके जीवन का, तो उसमें
जो कला विशालता का, जो उनके जीवन का जो महत्वपूर्ण चीज़ जो रही दरबारी चित्रांकन उनके उसमें रहा। राग रानी का चित्रांकन आया, नायिका भेद का चित्रांकन इसके अंतर्गत हुआ, और जो चित्रों का जो सर्वाधिक जो प्रदर्शन हुआ था उसमें, यदि मैं दरबारी चित्रों की बात करूं, इसके अंदर उनके कायदों और चीज़ों का प्रदर्शन देखने को हमें मिलता था। यदि मैं बात करूं दरबार के दृश्यों की, यदि मैं बात करूं उसमें बादशाह को अधिकांश तो क्या हुआ, छज्जे पर या छतरीदार तख्ते पर बैठाया दिखाया जाता है, सिंहासन पर बैठाया जाता था, जहाँ पर वो अपना सिंहासन रोहण करता था, उसके उसमें इसका चित्रांकन देखने को हमें मिलता था। यदि अब मैं दूसरे नंबर की यदि मैं बात करूँ मुग़ल शैली की, जिसकी विशेषताओं की यदि हम बात कर रहे हैं, तो जो इसका व्यक्ति चित्रण है, व्यक्ति चित्रण के अंतर्गत तो हमें क्या देखने को प्राप्त होता है, जो महत्वपूर्ण बन जाता है वो रहता है आपका व्यक्ति चित्रण कि मुगल काल के अंदर का व्यक्ति चित्रण पर कितना ध्यान दिया गया, मुगल काल में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रही, उसमें हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो जो मुगल काल में जो प्रमुख जो चित्र बने, वो एक चश्मे चेहरे पर अंकित चित्रांकन सामान्यतः परिपाठी पर वो बनाई गई थी। एक कभी क्वेश्चन आ जाता है, मुगल काल का जो प्रमुख चित्र व्यक्ति चित्रण रहा वो कौन सा रहा, एक चश्मा सवा चश्मा जिसे बोलते हैं वो बना। और जब प्रारंभ में जब अकबर की जो सभी 2.25 जो चश्मे बनाए भी इसके अंदर बनाए गए थे, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस शासक के सभी 2.25 चश्मे बनाए गए थे, वो अकबर के बनाए गए थे, क्योंकि लेकिन जब 2.25 चश्मे की हम बात करें, जो चेहरे पर अंकित करने वाली जो ईरानी कला की जो तुलना में हम यदि मुग़ल शैली की बात करें, तो उसमें चश्मा मुखाकृति के अंतर्गत बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ तौर पर उसे दर्शाया गया था, उसे एक समाहित किया गया था। और अकबर के पाश्चात्य मुग़ल सम्राटों की यदि बात करूँ, उनके सभी चित्रों में एक चश्मा बनाया गया था। और अधिकतर जो व्यक्ति चित्रण बनाए गए थे मुग़ल काल में, बादशाहों को हरी कोमल घास में खड़े करके दिखाया गया था, और व्यक्ति चित्रणों में बादशाह को इस प्रकार से यौवन काल में एक वृद्ध तौर पर उसको भी सभी चित्रण में प्राप्त होते हैं। बादशाहों के अतिरिक्त जो बेगम हुआ करती थी, जो साहबजादे होते थे, सरदार होते थे, जो मंत्री होते थे, अमीर और विद्वान इत्यादि जो उनके कवि और साहित्यकार होते थे, उनका क्या होता है, छवि चित्रण इस समय बहुत ज़्यादा इस समय बने थे मुग़ल काल में। और राशि पुरुषों का भी इसके अंदर मुख बनाए गए थे, जो चारों तरफ एक सुनहरा क्या करा जाता था, प्रभामंडल अंकित किया जाता था उनके अंतर्गत, और उनमें वैभवता का जो उच्च पद उनके अंतर्गत दिखाया जाता था। कभी कभी चित्रकार का क्या होता था, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर भी उसके आधार पर चित्र बनाए जाते थे, उनकी रूपरेखाओं को तैयार किया जाता था। और जैसे कि मैं बात करूँ कुछ विद्वानों की बात, जैसे सिकंदर महान का व्यक्ति चित्रण बनाया गया था। इस समय जो चित्र बने थे वो मुग़ल काल के जो मंत्री संतरी या उनके जो घराने बेगम इत्यादि रिश्तेदार का ही नहीं, अपितु क्या किया गया था, भारत के जो साधु संत थे उनका भी चित्रांकन बखूबी तरीके से मुग़ल काल में बनाया गया, और उनको भी महत्व दिया गया था। ठीक है। अब यदि मैं अकबर की बात करूं, तो अकबर विशेष श्रद्धा रखता था साधु संतों पर। इस समय जिस समय अकबर का शासन था, उस समय कबीर, शेख सलीम चिश्ती और बालाचार्य और सूरदास या तुलसीदास की बात करूं या मीरा की बात करूं, इनकी भी क्या करे गए थे, अकबर के शासनकाल में इनका भी सभी चित्रण बनाया गया था। क्योंकि मैंने इसे आपको बताया कि बाबर ने इसका संस्थापक रहा, हुमायूं ने इसकी नींव रखी। उसके बाद जब हुमायूं का जो पुत्र रहा बाबर, तो उसके समय भी कला अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी, बहुत ज़्यादा फली फूली थी। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं मुग़ल काल की कुछ विशेषताओं की मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो उसके अंतर्गत जो चित्रण की जो तीसरा बिंदु होता है, चित्रण के अंतर्गत क्या रहा, मुग़ल चित्रकारों ने क्या करा, अपने आश्रयदाता मतलब जिनके अंतर्गत जो चित्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करते, जिन्होंने उनको शरण दी थी,
के उन्होंने क्या किया, व्यक्ति चित्रण बनाए थे जो स्वाभाविक रूप से तो सूक्ष्म थे, मगर मनोवैज्ञानिक तौर पर उनको अंकित किया गया था। जो सूक्ष्म रेखाओं का, जो बिना यंत्रों से भी बारीक इनकी जो रेखाएं मुगल काल में करी गई थी, जो इनके जो चित्रकार थे उस समय ऐसा लगता था कि जो यंत्र होते हैं, यंत्रों से भी बारीक तौर पर इन्होंने रेखा चित्रांकन किया और व्यक्ति चित्रण को सरल तरीके से बनाया। और जो चित्रकार ने न केवल रेखाओं का प्रयोग किया, उसमें सुकोमल छाया को भी, छाया प्रकाश को भी उसमें दर्शाया। सादृश्य के साथ साथ उन्होंने चित्र स्वभाव की सफलता से इन्होंने अंकन करा। और यदि मैं बात करूं, जो चित्रकारों ने क्या किया, व्यक्ति के हृदय में झांक कर, यदि मैं किसी व्यक्ति के हृदय में झांक कर देखूं तो उसमें उसकी खूबसूरती चीज़ें जो उभर के व्यक्तित्व या उसकी करुणता या उसकी क्रोध इत्यादि चीज़ों को भी इसमें अंकन करने की क्षमता मुगल शैली के जो चित्रकार रहे उनके द्वारा बनाई गई। और हाथों की बनावट भी, और आँखों का माथा, चाहे मैं उसके गालों की बात करूँ, आँखों की बात करूँ, या उसकी कान, नाक, ये बालों की बात करूँ, या हूबहू उनकी तरह प्रकट किया गया। अब चौथे बिंदु की तरफ यदि हम बढ़ें तो उसमें लेखायुक्त, मतलब मुगल काल की जो सबसे बड़ी जो विशेषता यदि मैं बात करूँ तो उसकी जो सबसे बड़ी जो विशेषता रही वो चित्रकारों के नाम को अंकित करने की प्रथा उसके अंतर्गत रही। इससे पूर्व जब कोई चित्रकार अपनी जब पेंटिंग बनाता था उसमें उनका नाम नहीं लिखा जाता था। अब मुगल काल के अंतर्गत ऐसा ये रहा, जो चित्रों में जो सबसे बड़ी जो विशेषताएं उभर के जो सम्मुख से आई थी, हमने जो देखी, अब यानी हम जो बुक किताबों के माध्यम से जो हमने पढ़ा, तो उसमें चित्रकारों के नाम को अंकित करने का एक प्रथा चली, और जिसमें भारतीय चित्रकारों का जो प्रायः अनाम था, मतलब उनका जब नाम नहीं रहता था, तो ईरानी चित्रकारों ने क्या किया, उनका नाम भी चित्रों में अंकित करने का सुझाव दिया था। और उस समय से चित्रों में उनका नाम अंकित होना शुरू हो गया था। मुगल काल में परस्पर क्या होता था, कहीं ना कहीं चित्रकारों के जो विषय थे, उसके जो शीर्षक थे, यदि मैं गद्य की बात करूं या कविता की बात करूं, या उस स्थान पर जहाँ पर वो चित्र बनाया करते थे, वहाँ पर वो अपना नाम भी अंकित कर दिया करते थे। ये एक ऐतिहासिक प्रमाण चित्रों में हमें देखने को मिली। अब हमें जिस समय जो मुगल काल के जो चित्र बने हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो फलाने व्यक्ति ने बना रखा है। ये प्रथा मुगल काल से चली थी कि कोई पेंटिंग जब किसी चित्रकार द्वारा बनाया जाता था, उसके नीचे से उसके नाम या उसके सिग्नेचर हुआ करते थे। हम उससे अनुमान लगा देते हैं फलाने व्यक्ति द्वारा ये चित्रांकन कराया गया है। ठीक है, ये बड़ी एक उपलब्धि रही मुगल काल के लिए। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ऐसा कौन सा कार्य मुगल काल में चित्रकारों के प्रति एक सजग तौर पर एक निर्णय रहा, वो जो निर्णय रहा वो चित्रकारों का नाम अंकित करने का जो निर्णय रहा, या लेखायुक्त किसके समय में हुआ है, लेखायुक्त क्या है, ये चीज़ें। अब मैं बात करूं अलंकृत हास्य की, यदि मैं बात करूं जो टॉपिक रहता है उसमें क्या हास्य को अलंकृत करने की जो प्रथा मुगल काल में जो विकसित रही, और साथ जो उसकी जो राजधानी थी, चित्रों में रंगीन जो पतली सी पट्टी होती थी, उसमें विद्रोही रंगों को रेखाओं से उसमें क्या बनाए जाते, हास्य बनाए जाते थे। और मुगल शैली में जो चारों तरफ का अंकन हास्य के आधार पर बनाया जाता था। और ये जो परंपरा, जो हास्य बनाने की जो परंपरा रही थी वो ईरान से थी, क्योंकि इसमें बेल बूटे, वृक्ष, खग, मृग जो होते थे, मानव आकृतियाँ या हास्य के बीच में इनको चित्रित किया जाता था। जो हम चारों तरफ का जो बॉर्डर आज कहते हैं वो हास्य के तौर पर उसको बनाया जाता था। इन चीज़ों का जो विकसित स्वरूप जो हमें देखने को मिला, कहीं ना कहीं यह हमें मुगल शैली के अंतर्गत देखने को मिला। हास्य के बीच में ये विशिष्ट चित्र जो बनने के लिए, इसमें अलंकरण करने के लिए हास्य वाले जो चित्र इस समय क्या हुआ, बहुत अधिक बने और बहुत बारीक, और उसमें सफाई भी बहुत अधिक होती थी, क्योंकि इतनी बारीक तरीके से बनाते थे कि कहीं ये हास्य चित्रों से न होकर जो चित्रकार सर्वप्रथम हास्य पे ज़्यादा फोकस रखता था और प्रभावशाली तौर पे उनको बनाने की कोशिश करता था। और जो मुगल काल की यदि मैं बात करूँ, मुगल चित्रकला में अनेक चित्रकारों ने क्या किया था, हाथों से निकाल कर तैयार किए जाने वाले हाशियों पर सोने चांदी का भी प्रयोग किया, और उसमें जो हाशिए बनते थे उन्होंने क्या सोने चांदी का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। अब बात करते हैं हम
रेखाओं की, अब मुगल काल में किस प्रकार से रेखाओं का आगमन हुआ उस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जो मुगल काल में जो रेखाएं बनाई जाती थी वो गोलाकार बनती थी और अधिक महीन, और यदि मैं कहूँ बात, बहुत बारीक बनाई जाती थी, क्योंकि उसमें यंत्र ना होते हुए भी उस समय के जो चित्रकार थे वो इतनी बारीक रेखाएं खींचते थे, तो उनको भी यदि आज की डेट में हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इतनी बारीक रेखाएं उस समय बनती थी। महीन और नुकीली जो तुलिकाएं, इस समय बहुत पतली रेखाएं का खींचना इसमें प्रारंभ हो गया था, और कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता था कि इन्हें खुली आंखों से हम नहीं देख सकते, उसके लिए किसी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती थी इन रेखाओं को देखने के लिए। आज के जो चित्रकार है वर्तमान में इस प्रकार की चित्रकारी नहीं की जा सकती जो उस समय जो चित्रकारों द्वारा किया गया था, या अपने आप को किस प्रकार से उन्होंने साधा था, और अपनी जो कठोर मेहनत के नतीजे के तौर पर इस प्रकार की रेखाएं वो खींच पाते थे। अब यदि मैं रेखाओं का जो इनमें जो रेखाओं की जाती थी वो केवल वस्तुओं की जो फलना होती है, जो वस्तुओं के जो नाम होते हैं उनको चित्रों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया जाता था, और ये चीज़ें सारे देखने को मिलती। हाँ, उसके बाद क्या होता है, वर्ण का भी इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर वहाँ पर कभी हम छाया प्रकाश का भी प्रयोग दिन, और प्रकृति चित्रण के दिन मैं बात करूँ तो मुगल काल के अंतर्गत जो सर्वाधिक जो चित्र ये अलंकृत रूप से जो नहीं बने थे, जिनमें प्रयोग नहीं हुआ था, तो वर्ण यदि मैं बात करूँ प्रकृति के, मैं ऐसा कोई एक पथ की बात करूं, जैसे वृक्ष है, पुष्प है, पशु पक्षी आदि, बादशाह की क्या थी, खुशनुमा सहानुभूति थी कि ये चित्रों पर उनका चित्रांकन किया गया। यदि मैं राजधानी के चित्रों की बात करूं तो इसमें मानव के साथ उसके दुख दर्दों की झलक भी इसके साथ दिखाई गई, और मुगल चित्रकला के अंतर्गत रूपों को जो पेंटिंग बनाई जाती है हूबहू फोटो जैसी जिस प्रकार से फोटो कॉपी हम किसी फोटो की खींचते उस प्रकार से बनाए जाते थे। जो ऊंचे ताड़ के जो वृक्ष थे, यदि मैं आम की बात करूँ, या वट जो पीपल है, अन्य ऐसे वृक्ष का जो कुशल चित्रकारों द्वारा चित्र बनाए गए, और छोटे आकार के, मैं यदि मैं बात करूँ छोटे आकार के भी ये चित्र बनाए गए थे, जिसमें पुष्प मंजरी से लदे हुए क्या कहते थे वृक्षों को अंकित किया गया था। मान लो कि कहीं पर कोई अंगूर की बेल में बहुत ढेर सारे अंगूर लगे हैं, लदी हुआ है, तो उसका भी चित्रांकन किया गया। और इस समय जिस समय धीरे धीरे जब मुगल काल अपने चरम सीमा की तरफ बढ़ रहा था, एक तरफ जहांगीर के समय में जो वृक्षों के जो गुच्छे दर्शाने का जो कार्य हो रहा था वो बहुत अधिक था, क्योंकि अकबर के समय में कुछ बादल रोड़ियों के गड्ढों जैसे दर्शाए जाते थे, जबकि जहांगीर के काल में आकाश में जो बादलों को दिखाया जाता था वो बहुत स्वाभाविक तौर पे वर्षा की हल्की बूंदें उनमें दिखाई जाती थी, सीधी परतें दिखाई जाती थी। पानी को मुगल काल में अनेक प्रकार से इस प्रकार से चित्रित किया गया था कि भू धरातल पर वो कहीं ना कहीं सफेद तौर पे प्रकट होती थी। और मैं बात करूं तो जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, जहांगीर के जो शासनकाल में सबसे ज़्यादा जंगली जानवरों पर या पालतू पशु पक्षियों पर और पुष्प का चित्रांकन इसके समय का जो प्रमुख विषय रहा। ठीक है, फिर उसके बाद आखेट का आ जाता है, फिर उसके बाद परिचय का आ जाता है, फिर आलेखन की चीज़ें। इस प्रकार मुगल काल की ये विशेषताएं हैं कि मुगल काल में किस प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को प्राप्त हुई। आलेखन में हमने क्या देखते हैं, आलेखन में जो मुगल काल थे उन्होंने फर्श या कालीन या इनके बाद उन्हें पर्दों या स्तंभों की दीवारों पर या वस्त्रों पर या आवश्यकता अनुसार इनके द्वारा क्या किया गया था, लेखन का प्रयोग किया गया था। यदि भवनों की बात करें उसके अंतर्गत भी लेखन का प्रयोग ज्यामिति तौर पर इनके द्वारा किया जाता था, और जो कि सोने के रंगों का भी इसके अंतर्गत क्या इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। कभी कभी कोई स्थान में हमें ऐसे भी देखने को प्राप्त होता था कि पुष्प पत्तियाँ आदि इतने सुंदर तरीके से जो बेल होते थे, जो बूटियाँ होती थी उनके द्वारा बनाया जाता था, और कपड़े पर भी सुनहरी चीज़ें अंकित करने का श्रेय इस समय जाता था। और वेशभूषा पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था मुगल काल में, क्योंकि जो मुगल सम्राट थे उनके द्वारा जो चित्रों को
अच्छा बनाने के लिए पुरुषों में क्या किया जाता था, पैजामा उनको पहनाई जाती थी, या चुस्त जिसे कहते हैं, जिसे हम प्लाजो आज के डेट पे जो बोलते हैं, कमर में ये पट्टा बांधा जाता था, पगड़ी पहनाई जाती थी। और जो सम्राट थे, अलग अलग जो सम्राट थे, वो भी फैशन के अनुसार अपनी पगड़ियाँ भी चेंज किया करते थे, अपने हाथों में पट्टियाँ बांधते थे, खिड़की पर खड़े हो जाते थे या छज्जे पर खड़े हो जाते थे, पगड़ी को अपने हाथ में रख लिया करते थे। इस प्रकार से जूता हो गया, कानों में बड़े बड़े बालियाँ और गले में सोने के पट्टे या इत्यादि चीज़ें क्या वो थे उस समय मुगल साम्राज्य का पहनावा था। यदि मैं इनकी स्त्रियों के बारे में बात करूँ, इनकी स्त्रियाँ झन्नू की तरह इनका आंचल हुआ करता था, कुर्ता पैजामा ये पहना, कुर्ता और जैसे पायजामा या चोली या लहंगा, सामान्य तौर पर स्त्री इसी प्रकार का प्रयोग मुगल काल में करते थे। पैरों में क्या करते, नोकदार जूतियाँ पहनाया करती थी। और सम्राटों में क्या होता था, वो पगड़ी जो पहनते थे ना, उनके ऊपर मोतियाँ भी उसमें अंकित किया करते थे। और जो गले में क्या करते थे, वो वैभवपूर्ण तरीके से जो यदि मैं सोने की माला को या मोतियों की सकरियाँ इत्यादि चीज़ें पहना करते थे। कानों में कुंडल भी धारण किया करते थे। स्त्रियों के जो आभूषण थे वो मोतियों की माला, बाजूबंद, कड़े, झुमके, झूमर और क्या था, और पेटियाँ और चित्र इत्यादि चीज़ें ये बनाया करते थे। और जो यदि मैं बात करूँ, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य की यदि मैं बात करूँ, तो इसके अंदर का जो हमें देखने को मिला, जो हस्त मुद्राएं इस समय प्रचलन में थी, और जो इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य की यदि मैं बात करूँ, मुगल साम्राज्य की जो विशेषताओं की यदि मैं बात करूँ, तो उसके अंतर्गत क्या था, भवन निर्माण का बहुत ज़्यादा चलन था। यदि मैं बात करूँ मुगल चित्रकला के जो भवनों का जो निर्माण था, प्राय तौर पे क्या करते थे, संगमरमर से इनके भवन बनाए जाते, जो चूने पत्थर का जो निर्माण होता था, उससे कभी कभी ये क्या करते थे, भवनों को लाल रंग का भी प्रयोग किया करते। तो आगरा का यदि मैं बात करूँ, आगरा का किला है या आगरा का ताजमहल है, ये दिल्ली का लाल किले को इन्होंने लाल पत्थर से इन्होंने बनाया और भवनों को बहुत ऊंचा और भव्य बनाया। और साथ ही इन्होंने क्या, भवनों पर मुगल शैली का भी प्रभाव बखूबी तरीके से हमें देखने को प्राप्त होता था। जैसे भवनों को में क्या करते थे, गुंबद बनाए जाते थे, बाहरी तरीके से मेहराबाव बनाए करते थे, चबूतरे बनाए, छज्जे बनाते थे, उन पर जालियों का भी निर्माण किया गया और सुंदर तरीके से इसको बनाया करते थे। और जो मुगल दरबार था ना, उनके मंडपों पे जो मेहराबों बनते थे, वो घुमावदार वक्र के तौर पे बनते थे। और स्तंभ बनते थे, जिसे हम आज की डेट में पिलर बोलते हैं, उनमें भी ये बहुत अच्छी तरीके से सजावट करते थे। और भवनों में मोजाइक आलेखन बनाया करते थे, ठीक है। इत्यादि चीज़ें इनके समय में बनी और फली और फूली बहुत तरीके से इनके द्वारा ये चीज़ें समावेशित की जाती थी। साथ ही यदि मैं बात करूं, इनमें जो इनके अधिकांश जो मोजाइक आर्ट जो बनाते थे, उनमें अधिकांश जो मुगल चित्रों में जो बनाए जाते थे जो चित्र, वो भारतीय वृक्षों में जैसे बौखट हो गया, ताड़ का वृक्ष हो गया, आम का वृक्ष हो गया, जामुन, केला और ऐसे नीम के वृक्ष इत्यादि जो चीज़ों का इसमें क्या चित्रांकन किया करते थे। और मुगल दरबार की जो कला की जो प्रमुख जो विशेषता रही, यदि मैं बात करूँ, तो वो क्या थी, भाई वैभवता को दर्शाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और सांसारिक उपकरणों तक ही ये सीमित रहा करते थे। और यदि समटाइम यदि मैं बात करूँ, ये व्यक्ति चित्रों भी बनाते समय चित्रकारों को क्या करते थे, व्यक्ति के जो चित्र होते थे वास्तविक तौर पर अंकित करने का प्रयास किया जाता था। इनके समय में उनकी आत्मकथा लिखी जाती थी और उनके द्वारा उनके साथ जो किया गया कार्य होता था उसका भी उल्लेख इस सदी के अंतर्गत किया जाता था, ठीक है। अब अगला जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, अकबर की चित्रकला के बारे में बात करेंगे। इसके लिए पृथक से अलग से वीडियो में आपके सम्मुख से लाऊंगा। यदि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी जो मेरे द्वारा बताई गई हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और आप लोग इससे नोट्स बनाइएगा। जब विद्यालय खुलेंगे तो मैं आप लोगों की कॉपी चेक करूँगा, किस प्रकार से आपका कार्य हुआ है, किस प्रकार से कर रहे हैं। मैं PDF फॉर्म भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।